बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड के बारे में बाकायदा एक डिटेल्ड लेक्चर दिया, तो वो आप ज़रूर सुनिएगा। आज हम जस्ट जो है वो प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड के। सबसे पहले हम देखेंगे, लिस्ट देखेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस करनी है। हमने ज्योमेट्रिक शेप, मेल्टिंग पॉइंट, एनाइसोट्रॉपी, सिमेट्री, हैबिट ऑफ क्रिस्टल, आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, एलोट्रॉपी और ट्रांजिशन टेम्परेचर डिस्कस करेंगे यहाँ पर। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास आती है ज्योमेट्रिक शेप। अब ज्योमेट्रिक शेप किस वजह से होती है, या क्रिस्टलाइन फॉर्म की ज्योमेट्रिक शेप होती कैसे है? डेफिनेट होती है और डिस्टिंक्टिव ज्योमेट्रिकल शेप होती है। कहने का मतलब ये है कि एक तो इनकी मखसूस ज्योमेट्रिकल शेप होगी, और डिस्टिंक्टिव से मुराद ये है कि जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है उन सब की अपनी एक अलग पहचान रखने वाली शेप होती है। पार्टिकल आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर रिपीटिंग 3 डायमेंशन मैटर। अब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स होते हैं वो 3 डायमेंशनली जो है वो एक रेगुलर तरीके से रिपीट हो रहे होते हैं, रेगुलर तरीके से लग रहे होते हैं। कहने का मतलब ये है कि तरतीब के साथ, ठीक है, सिंपल लफ्ज़ों में आप कह लें तरतीब के साथ। तो इंटरफेशियल एंगल्स जो हैं वो सेम होते हैं, नो मैटर इन विच शेप दे आर ग्रोन। अब हर जो क्रिस्टल होता है उसके यूनिट सेल का एक इंटरफेशियल एंगल होता है और वो एंगल बिल्कुल सेम रहता है, चाहे आप क्रिस्टल को किसी भी हालत में ग्रो करते हैं, लेकिन वो इंटरफेशियल एंगल जो है वो सेम रहता है, कंडीशन जैसी मर्जी हो। अब इंटरफेशियल एंगल क्या होता है? एंगल बिटवीन 2 फेसेस ऑफ क्रिस्टल इज कॉल्ड इंटरफेशियल एंगल। 2 फेसेस के दरमियान जो एंगल होता है उसे हम कहते होते हैं इंटरफेशियल एंगल। अब 2 फेसेस से मुराद आप 2 दीवारें ले लें। जैसे कि हमारे पास एक कमरा हो, कमरे की 4 दीवारी होती है, तो 2 दीवारों को अगर आप काउंट करते हैं तो 2 दीवारें जहां से आपस में मिली होती हैं वहां पर एक इंटरफेशियल एंगल जरूर बन रहा होता है। तो फेसेस एंगल रिमेन स्पेसिफिक इवन मटीरियल इज ग्राउंड टू अ फाइन पाउडर। चाहे आप मटीरियल को एक पाउडर फॉर्म में भी ले आएंगे फिर भी उसके फेसेस और एंगल की जो रीडिंग है वो बिल्कुल सेम रहेगी। अब यहाँ पे हम देखें तो ज्योमेट्रिकल शेप किन वजूहात की बिना पर हो सकती है, ये वजह है। ये मुख्तलिफ किस्म के यूनिट सेल है, जैसे कि ये क्यूबिक हो गया, टेट्रागोनल हो गया, ऑर्थोरोम्बिक हो गया, हेक्सागोनल हो गया, ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक और रोम्बोहिड्रल। ये बेसिक यूनिट होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के। अब यहाँ पर जो आपको कॉर्नर दिख रहे हैं यहाँ पर एटम्स लगे होते हैं, तो ये एक डेफिनेट डिस्टिंक्टिव जो है वो ज्योमेट्री देते होते हैं जब भी क्रिस्टलाइन सॉलिड इन यूनिट सेल के रिपीटिंग से बनते होते हैं। मतलब बहुत सारे यूनिट सेल आपस में मिलकर बनाते होते हैं। अब यूनिट सेल के बारे में एक जो है बाकायदा डिटेल लेक्चर अपलोडेड है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, जो सिर्फ और सिर्फ इनकी ज्योमेट्री को जो है वो के ऊपर, ये जो 7 आपके सामने शेप्स है इनके ऊपर ही अकेला डिस्कस है। तो कहने का मतलब सिंपल लफ्ज़ में ये कहें कि जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो इन में से किसी एक से बने हुए होंगे, या तो क्यूबिक जो होंगे वो क्यूबिक यूनिट बार बार मिलेंगे तो बन जाएगा एक हमारे पास आयोनिक क्रिस्टल, ठीक है। इसी तरीके से जो है वो मुख्तलिफ किस्म के यूनिट मिलेंगे। अब ये देखें, ये सिर्फ और सिर्फ मुख्तलिफ किस्म की अरेंजमेंट के साथ हमें डिफरेंट किस्म के जो है वो क्रिस्टल्स मिल रहे हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनके शार्प यानी कि फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, और क्रिस्टलाइन सॉलिड कैन बी आइडेंटिफाई फ्रॉम देयर मेल्टिंग पॉइंट। क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड के हर सॉलिड के जो है वो एक डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो हम एक क्रिस्टल की पहचान कर सकते हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट से। जैसा कि अगर हमने NaCl की पहचान करनी हो तो उसका मेल्टिंग पॉइंट 801 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो अगर हमारे पास कोई मटेरियल है जिसका जो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है और उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 801 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो डेफिनेटली वो हमारे पास क्या होगा? वो NaCl होगा। तो अब हम किसी चीज़ को मेल्ट कैसे करते हैं? कोई हमारे पास सॉलिड हो तो जब हम उसको एनर्जी देते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। जैसे अब आपके सामने ये एक छोटी सी भट्टी है जिसमें हमने NaCl को जो है वो पिघलाया हुआ है। क्योंकि इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए ये एक स्पेसिफाइड बर्तन में, वेसल में जो है वो मेल्ट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्लीवेज प्लेन। क्लीवेज प्लेन क्या होता है कि अ प्लेन अलोंग विच अ क्रिस्टल स्प्लिट्स अप। वो प्लेन जहां से एक क्रिस्टल को तोड़ा जा सकता है, या जो क्रिस्टल जो है वो स्प्लिट अप से मुराद ये है कि 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है, उसको हम कहते होते हैं क्लीवेज प्लेन। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड आर ब्रोकन अलोंग डेफिनेट प्लेन। जब भी आपने क्रिस्टलाइन सॉलिड को ब्रेक करना होता है तो आप किसी ना किसी डेफिनेट प्लेन से ही, किसी ना किसी डेफिनेट डायरेक्शन से उनको ब्रेक करते हैं।
These planes are inclined to one another at a particular angle for a given crystalline solid। कि ये जो प्लेन्स होते हैं ये डेफिनेट होते हैं एक जो हमारे पास गिवन होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो वैल्यू ऑफ दिस एंगल वेरीज फ्रॉम वन सॉलिड टू अनदर सॉलिड। तो ये जो क्रिस्टलाइन प्लेन का जो एंगल होता है वो एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड का डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि हर क्रिस्टलाइन सॉलिड का अपना ही एक क्लीवेज प्लेन होता है जहां से आप उसको तोड़कर दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। जैसा कि अब ये देखिए हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब इसको जो ये लेयर्स आपको सेंटर में दिख रही है कि ये स्काई ब्लू कलर का आपको एक प्लेन दिखाया गया, तो इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ इस प्लेन से तोड़ना इसको बिल्कुल आसान होगा। अब ये ना जहन में लाइएगा कि हो सकता है कि क्रिस्टल को बाकी हिस्सों से तोड़ना मुश्किल होगा। नहीं, बाकी हिस्सों से भी तोड़ा जा सकता है, लेकिन क्लीवेज प्लेन एक ऐसा प्लेन होता है जहाँ से आसानी के साथ आप क्रिस्टल के दो पार्ट कर सकते हैं। अब ये जो नेक्स्ट नीचे एक जनरल डिस्क्रिप्शन है, इसमें आपको ये एक पिंक और स्काई ब्लू दो प्लेन नज़र आ रहे हैं, यानी कि ये वाला जो क्रिस्टल है ये दो प्लेन से काटा जा सकता है। और इसी तरीके से ये थ्री प्लेन क्लीवेज हो सकती है, तीन तरफ से जो है वो काटा जा सकता है। या सिंपल लफ्ज़ों में आप ये कह लें कि वन प्लेन ऑफ क्लीवेज से मुराद ये है कि फ़र्ज़ करें हम क्रिस्टल को एक्स एक्सिस पे किसी खास एंगल से तोड़ सकते हैं, और टू प्लेन में एक्स और वाई एक्सिस से किसी खास एंगल से तोड़ सकते हैं, और थ्री प्लेन में एक्स वाई जी किसी खास एंगल से हम जो है वो उसको तोड़ सकते हैं। अब आगे आ जाती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एनाइसोट्रॉपी। सबसे पहले एनाइसोट्रॉपी क्या होता है? वेरिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड व्हेन मेजर्ड अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड एनाइसोट्रॉपी। के फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो जाना जब हम एक क्रिस्टलाइन सॉलिड की मेजरमेंट करते होते हैं उसकी डिफरेंट डायरेक्शन से, यानी कि एक डायरेक्शन में क्रिस्टलाइन सॉलिड और प्रॉपर्टी शो कर रहा हो और दूसरी जो है वो डायरेक्शन में कोई और प्रॉपर्टी शो कर रहा हो, तो जब भी कोई क्रिस्टल ऐसी प्रॉपर्टी शो करेगा उसे हम उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड विच वेरी व्हेन मेजर्ड अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन आर कॉल्ड एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। तो वो प्रॉपर्टीज को हम क्या कहेंगे? एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज कहेंगे। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज अब कौन कौन सी चेंज हो सकती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो सकता है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, और तीसरी जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर। तो अब ये हमारे पास एक मिका शीट है। अब ये जो मिका शीट है ये क्लीवेज हो सकती है सिर्फ और सिर्फ ये जिस एंगल से आपको दिखाएगी, ये देखें, सिर्फ और सिर्फ इस शीट से पकड़कर इसको आसानी के साथ अलग किया जा सकता है। अगर आप इसको दूसरी डायरेक्शन में लेते हैं यानी कि ऊपर से नीचे, तो यहाँ पे इसको तोड़ना ज़रा मुश्किल होगा। तोड़ा तो जा सकता है, फोर्स ज़्यादा लगेगी, लेकिन तोड़ा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम इसको डायरेक्शन में देखें एक ये शीट्स की शक्ल में, इसको तोड़ना यहाँ से आसान होगा। अब इसी तरह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ग्रेफाइट के देखें अगर हम, तो ये ग्रेफाइट का मालिक्यूल आपके सामने एक दिखाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर वाले जो आपको डेफिनेट लाइन में दिख रहे हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ पे जो डॉटेड लाइन में दिख रही हैं वो आपको वान डेर वाल इंटरेक्शन है। तो अब जो ग्रेफाइट होती है ये ऊपर से नीचे यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसमें से जो बिजली है वो नहीं गुजर सकती, लेकिन हॉरिजेंटल वे से इनमें से बिजली गुजर सकती है। यानी कि ये जो लेयर की शक्ल में इसका स्ट्रक्चर है, लेयर के अंदर से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट लाइट गुजर सकती है, अप टू डाउन या डाउन टू अप इसमें से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होगी। तो ये भी एक एनाइसोट्रॉपी है कि जो क्रिस्टल है वो अलोंग मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉन कंडक्टर है, जबकि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो है ये कंडक्टर है। तो ये भी एक एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी कहलाती है। सिमेट्री, अब ये नेक्स्ट हमारे पास आती है सिमेट्री। द रेपिटेशन ऑफ सिमिलर फेसेस, एंगल्स और एजेस व्हेन अ क्रिस्टल रोटेटेड बाय 360 डिग्री अलोंग इट्स एक्सिस इज कॉल्ड सिमेट्री। के जो खुसूसियात जो है यानी कि फेसेस, एंगल या एज का रिपीट होना जब आप एक क्रिस्टल को 360 डिग्री पे जो है वो रोटेट करते हैं, इसे हम कहते होते हैं सिमेट्री कहते होते हैं। तो इट इज़ एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टल। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिमेट्री: सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब ये देखें, ये मेरे पास एक क्रिस्टल था, मैंने इसको 360 डिग्री पे रोटेट किया तो इसकी जो जितने भी एंगल फेसेस थे बिल्कुल सेम टू सेम आ गए। अब किसी और शक्ल का अगर मैं क्रिस्टल लेता हूँ उसको रोटेट करता हूँ तो ये आपके सामने जो है वो उसका भी जो प्लेन बिल्कुल सेम आ रहा है, फेसेस सेम आ रहे हैं, मतलब प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आया। हैबिट ऑफ क्रिस्टल, हैबिट ऑफ क्रिस्टल से क्या मुराद है? द एक्सटर्नल शेप ऑफ अ क्रिस्टल इन विच इट यूजली ग्रोज इज कॉल्ड हैबिट ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल की वो हालत जिसमें हमें आमतौर पर क्रिस्टल
क्रिस्टल जो है वो ग्रो होता दिखाई देता है या ग्रो होता है, उसे हम क्या कह देते हैं, हैबिट ऑफ क्रिस्टल। जैसे कि नीडल लाइक क्रिस्टल ऑफ NaCl आर ऑब्टेन इफ 10% यूरिया इज प्रेजेंट इन एक्वस सोल्यूशन एज एन इम्प्योरिटी। अब पहली बात तो आपने ये जहन में रखनी है कि जो NaCl है इसका क्रिस्टल क्यूबिक होता है, जैसे बॉक्स नहीं होता उस तरह का। लेकिन अगर आप इसमें 10% यूरिया डाल देते हैं तो फिर आपके पास इस तरह से नीडल लाइक यानी कि सुइयों की जैसे जो है वो क्रिस्टल ग्रो होना शुरू हो जाएंगे, मतलब इसकी हैबिट चेंज हो गई। तो ये इसकी हैबिट होगी। अगर 10% यूरिया डाल देंगे तो क्रिस्टल की हैबिट जो है वो चेंज हो जाएगी, अगर प्योर होगा तो वो क्यूबिक क्रिस्टल्स होंगे। इसी तरीके से ये डिफरेंट क्रिस्टल्स हैं, ठीक है, डिफरेंट किस्म की कंडीशन में जो है ये ग्रो किए जाते हैं, तो इनकी एक डेफिनेट ज्योमेट्रीज होती है। Isomorphism, the phenomena in which two different substances exist in same crystalline form is called isomorphism. Isomorphism एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें दो सब्सटेंस होते हैं जो कि डिफरेंट होते हैं, लेकिन उनकी सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है वो सेम होती है। तो जो दो डिफरेंट जो सब्सटेंस विच हैव सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म आर कॉल्ड आइसोमॉर्फ्स ऑफ ईच अदर। तो उन सब्सटेंस को हम कहेंगे आइसोमॉर्फ्स, यानी कि सब्सटेंस डिफरेंट है, क्रिस्टल डिफरेंट है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनमें सिमिलरिटी क्या है, वो है सिमिलरिटी उनकी सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलाइन फॉर्म में। जैसे अगर हम ये देखें, दो हमारे पास डिफरेंट किस्म के क्रिस्टल्स हैं लेकिन इनकी शेप जो है वो काफ़ी हद तक एक दूसरे के साथ मिलती है, तो ये आइसोमॉर्फिज्म शो करेंगे, ठीक है। सेम नंबर ऑफ एटम कंबाइन इन सेम मैनर प्रोड्यूस सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म। सबसे पहले जो आइसोमॉर्फिज्म क्या होगा, सेम नंबर ऑफ एटम होने चाहिए, यानी कि एटमों की तादाद सेम हो और उनमें जो वो जिस तरीके से अपने आप को अरेंजमेंट करते हैं वो अरेंजमेंट भी सेम हो। कंपाउंड डिफरेंट हो लेकिन जो एटम्स हैं उसमें उनकी अरेंजमेंट यानी कि नंबर ऑफ एटम भी सेम हो और उनकी अरेंजमेंट भी सेम हो, तो तब वो आइसोमॉर्फिज्म शो करेंगे। इसी तरीके से क्रिस्टलाइन फॉर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ केमिकल नेचर ऑफ एटम। ये नहीं डिपेंड करता कि आपने कौन से मतलब कौन सा एटम मौजूद है जो आपके पास क्रिस्टलाइन फॉर्म है, बल्कि ये डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ एटम एंड वे ऑफ कॉम्बिनेशन। सिर्फ और सिर्फ आइसोमॉर्फिज्म केमिकल नेचर ऑफ एटम पे डिपेंड नहीं करती कि कौन सा एटम यूज हुआ है क्रिस्टल बनाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है कि कितने एटम्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं और उनकी अरेंजमेंट कैसी है। फार्मूला ऑफ आइसोमॉर्फ्स शो दैट एटम्स आर इन सेम रेशो, कि जो आइसोमॉर्फ्स होते हैं, जो डिफरेंट आइसोमॉर्फ्स, आगे मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ, तो उनमें एटॉमिक रेशो सेम होती है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोमॉर्फ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से। आइसोमॉर्फ सब्सटेंस क्रिस्टलाइज टुगेदर इन ऑल प्रोपोर्शन इन होमोजीनियस मिक्सचर। तो जो आइसोमॉर्फ्स होते हैं उनकी जो होमोजीनियस नेचर होती है और वो एक ही फॉर्म में क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट करते होते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल को देखें तो पहले देखें NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये दोनों की फॉर्म जो है वो रोम्बोहेड्रल है। तो अगर आप इनकी एटॉमिक रेशो देखें तो सोडियम और कैल्शियम एक है, नाइट्रोजन और कार्बन ये भी एक है, लेकिन ऑक्सीजन इन दोनों में 3-3 है, तो इनकी एटॉमिक रेशो जो है वो ये बनेगी 1:3। इसी तरीके से ये नीचे और एग्जाम्पल देगी, इनमें भी एटॉमिक रेशो सेम टू सेम है। पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है कि द फिनोमिना इन विच आ सब्सटेंस एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म में एक सब्सटेंस एक से ज़्यादा हालतों में पाया जाता है। आइसोमॉर्फिज्म में क्या था, दो सब्सटेंस लेकिन उनकी हालत एक थी, यानी यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म में क्या है कि सब्सटेंस तो एक है लेकिन उसकी हालतें एक से ज़्यादा हो सकती है। सब्सटेंस विच एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिक, उसे हम पॉलीमॉर्फिक कहते हैं। द डिफरेंट फॉर्म ऑफ पॉलीमॉर्फिक सब्सटेंस आर कॉल्ड पॉलीमॉर्फ्स ऑफ ईच अदर। तो जो फॉर्म्स हमें हासिल होती हैं उनको हम कहते होते हैं पॉलीमॉर्फ्स। जैसे ये सिल्वर नाइट्रेट देखें, ये दो फॉर्म में हमें मिलता है, एक रोम्बोहेड्रल और एक ऑर्थोरहोम्बिक। दोनों में सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट डिफरेंट है, बाकी AgNO3 फार्मूला बिल्कुल इसका सेम है। इसी तरीके जो पॉलीमॉर्फ्स होते हैं हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट दे शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ देयर पार्टिकल्स। क्योंकि उनमें पार्टिकल्स की अरेंजमेंट डिफरेंट होती है, इसलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि केमिकल नेचर तो बिल्कुल उसकी सेम होती है, एक ही मटीरियल होता है, तो मटीरियल एक है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेंगी लेकिन उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू इट्स डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होंगी। एलोट्रॉपी क्या होती है?
एलोट्रॉपी जो होती है द फिनोमेना इन विच एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। तो यहाँ पे आपने एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि जो एलोट्रॉपी है ये एक एलिमेंट की खसूसियात है, जो पॉलीमॉर्फिज्म थी एक कंपाउंड की खसूसियात थी, और जो एलोट्रॉपी है ये एक एलिमेंट की खसूसियत है। तो ऐसी जो खसूसियत किसी एलिमेंट की कि वो एक से ज़्यादा हालतों में पाया जाए उसे हम कहते हैं एलोट्रॉपी। तो डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट इज कॉल्ड एलोट्रॉप्स और एलोट्रॉपिक फॉर्म। तो जो एलिमेंट डिफरेंट वे से कंबाइन होता है, डिफरेंट वे से एलिमेंट्स के जो एटम आपस में मिलते हैं उनसे जो हमें स्ट्रक्चर हासिल होते हैं उन्हें हम एलोट्रॉप्स भी कह सकते हैं या एलोट्रॉपिक फॉर्म भी कह सकते हैं। अब एलोट्रॉपिक फॉर्म डिफर इन हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। जो एलोट्रॉपिक फॉर्म होती है इनमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट होती है, ठीक है, लेकिन एटम जो हैं वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं। जैसा कि अब हमारे पास ये एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की बात करें तो ग्रेफाइट में आप देखें तो कार्बन के एटम की अरेंजमेंट और है, लेकिन डायमंड में देखें यहाँ पे तो एटम की अरेंजमेंट और है दोनों कार्बन की ही फॉर्म, लेकिन ग्रेफाइट में एटम्स की अरेंजमेंट और है और जो डायमंड है इनमें अरेंजमेंट और है। इन दोनों प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये दोनों जो है वो एलोट्रॉप्स है और इनकी खसूसियात भी एक दूसरे से तकरीबन डिफरेंट होती हैं। ये अब मज़ीद आगे और एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब आ जाती है ट्रांजिशन टेम्परेचर की बारी। तो ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच टू क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सेम सब्सटेंस कैन कोएग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। ऐसा टेम्परेचर जिसमें दो क्रिस्टलाइन फॉर्म, एक सब्सटेंस हो लेकिन उसकी दो क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रही हो। यानी कि कहने का मतलब है कि जब एक सब्सटेंस है उसको जब हम हीटअप या मतलब हीटअप करते हैं तो उस वक़्त हीटिंग करते हुए उनकी जो शेप्स है एक हालत दूसरी हालत में चेंज हो रही हो और दूसरी हालत पहली हालत में चेंज हो रही हो, तो उस टेम्परेचर को हमने क्या कह देना है? ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो एट दिस टेम्परेचर वन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस चेंज टू अनदर फॉर्म। अब यहाँ पे आपके पास ये एक कंपाउंड है जिसका नाम जो है वो टिन है। तो टिन जो है वो 13.5 डिग्री टेम्परेचर पर एक एलोट्रॉप से दूसरे एलोट्रॉप में चेंज होता है। अब ये जो ऊपर वाला है ना ये वाइट है, असल में वाइट कलर दिखना नहीं था इसलिए थोड़ा सा इसको कलर वाली पिक्चर मैंने यूज़ किया, और नीचे वाला जो है ये ग्रे है, यानी कि वाइट टिन ग्रे टिन में 13.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर चेंज हो रहा होता है, और वाइट टिन ग्रे में और ग्रे वाला वाइट में। तो ये एक इनका जो है वो ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाता है कि जिसमें एक हालत दूसरी हालत में चेंज हो रही होती है। अब ये बाकी दूसरी कुछ और एग्जांपल है जैसे ग्रे टिन की, या इसी तरह सल्फ़र है 95.5 डिग्री पे जो है वो सल्फ़र में चेंज होता है, जो कि पहला रोहम्बिक है और दूसरा मोनोक्लिनिक है, यानी कि एक फिजिकल स्टेट दूसरी फिजिकल स्टेट में जो है वो चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर। जज़ाकल्लाह जी। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।